बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात एक ही रोज़ में कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि सियासतदान ईद के बाद नहीं, आज ही मुज़ाकरात करें, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं कराए जा सकते। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है लेकिन उसे री राइट नहीं कर सकती। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस की समाअत हुई है इंतखाबात एक रोज में कराने से मुतल्लिक, इस पर जो फैसला आया, अब इन मामलात को कहाँ जा खड़ा आप देख रहे हैं? देखें, सिस्टम कोलैप्स है, इसके बारे में तो मेरे ख्याल के मुझे कोई हैरत भी हो रही है और कोई मुझे इस पे बस याद दहानी हम करा सकते हैं कि सिस्टम जब कोलैप्स होगा और गिरेगा और जाएगा और फंस जाएगा होके तो फिर जाता हुआ नजर आएगा। मतलब ये तो एक मेरे ख्याल से मेरी स्टैटिक पॉलिसी कह लें आप, ये एक नुक्ता नज़र। और अभी कुछ देर पहले ये 5 सफ़ात पे मुश्तमिल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो उसमें 5 उन्होंने उमर अता बंदियाल साहब ने इसको तहरीर की है और उसमें आज सारे दिन की जो कार्रवाई हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि 26 अप्रैल को सियासी जमातों के दरमियान एक इजलास होगा, हुक्मनामा, ठीक है। 27 अप्रैल तक सियासी राब्तों की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी, ठीक है। यानी अब जो है वो अदालत ऐसी जगह पे, हमारी अदालत पहुंची हुई है कि अब उनको इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि उनको 27 तारीख को 26 तारीख को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, अदालत को बताया गया, जो कि नहीं भी हो सकती। और इस बात को ध्यान में रखें, जो कि नहीं भी हो सकती, कोई इधर उधर बिजी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें पेशरफ्त की रिपोर्ट 27 तारीख को बताई जाएगी। और ये मैं बात जो कह रहा हूं ना कि इधर उधर, वो कुछ रहनुमाओं से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे 26 को और 27 को ही रिपोर्ट जमा करवा देंगे कि हम तो नहीं आ सके। सही हो गया। अच्छा, और उसके बाद जो है वो इन चैम्बर फारूक नाइक साहब और अटॉर्नी जनरल साहब ने मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के दरमियान राब्ता बताया और ईद की छुट्टियों के बायस राब्तों में थोड़ा सा ठहराव पैदा किया जा रहा है। अक्सर सियासी रहनुमा ईद के बायस अपने आबाई इलाकों में हैं। अब ये अदालती हुक्मनामा है, सियासी रहनुमाओं की मजीद मुलाकात 26 अप्रैल को होगी और केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल को होगी। तमाम बड़ी सियासी जमातों के कायदीन ने अदालत के सामने पब्लिक में एक ही दिन इलेक्शन की राय से न सिर्फ मुस्बत रद्द-ए-अमल बल्कि इत्तेफाक भी किया। हुक्मनामा है, सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर इस अज़म को दोहराया कि आइन सुप्रीम है। अगर सियासतदानों के माबैन तमाम इख्तलाफात पर मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो उस पर काफ़ी वक्त खर्च होने का इम्कान है। सियासतदानों के आपस में तमाम इख्तलाफात पर मुज़ाकरात का असल फोरम सियासी अदारे हैं, लेकिन अदालत को एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती अमल पर कोई एतराज़ नहीं। ठीक है। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात का इनेकाद कानूनी और आइनी सवाल है। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला बरकरार है और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। पैसा मिला नहीं है इलेक्शन कमीशन को, छपाई शुरू नहीं हुई बैलेट पेपर्स की। इलेक्शन कमीशन में कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो तो अजीब, वो तो तकरीबन कहना नहीं चाह रहा लेकिन हंस रहे थे, मजाक इस का उनका था, रद्द-ए-अमल। अच्छा, तो वो जो है वो, अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया है कि एजेंडा अगर इंतखाबात का होगा। अब ये देखें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बहुत अहम ट्वीट, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात का एजेंडा अगर इंतखाबात होगा तो इब्तिदा 2018 के इंतखाबात से होगी, जिसके नताइज ने एक नाजायज़ हुकूमत को जन्म दिया और माशी और अखलाकी तबाही का आगाज़ किया। अब तो किरदारों के इतराफ़ मीडिया की जीनत हैं, वरना ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात होंगे और वक्त का ज़िया होगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट है। अच्छा, अब इसमें बात ये सारी कि
क्या खोया क्या पाया। हमारे जो अकाबरीन हैं उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, इस पे बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं जरा इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, जी। ठीक है। जैसे भी हटाया गया, जो भी हटाया गया, मुख्तलिफ अब उस पर मतलब शख्सियात बातें कर रही हैं, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं सामने। हमसे ये कहा गया था, हमसे ये कहा गया था, हमसे ये कहा गया। अच्छा, और वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है अब। इमरान खान साहब ने क्या खोया? एक तो उनसे ये पूरा जो सिलसिला हुआ, जिसके बारे में खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि हमें बताया गया कि इमरान खान साहब अपने मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे और सबको जेलों में डाल देंगे। जी। ठीक है। और यकीनन ये उनको बाजवा साहब ने बताया होगा। अभी तक जब तक बाजवा साहब खुद नहीं आते मीडिया पे या कुछ वजाहत नहीं करते, तो ये बातें उनका जिक्र ही हो रहा है, हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन गालिबन ऐसे ही हुआ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने कल उसकी तरदीद कर दी कि नहीं, वो जो जज साहिबान की भर्ती थी वो हमने खुद की थी। ठीक। भर्ती नहीं, यानी उनकी तकर्री। अच्छा, तो यहाँ पर अब तो उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या किया? ठीक है, इमरान खान साहब, इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है कि मुल्क की सबसे मकबूल अगर कोई सियासी जमात है तो वो तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल है, इस वक्त है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये पहले दिन से रहा है कि क्या इसको आप इलेक्शंस की तरफ ले जाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। तो इमरान खान साहब ने उसके बाद, वो इमरान खान तो साहब तो नहीं, पब्लिक निकली सड़कों पे पूरी दुनिया में, ये बात बार बार दोहराने की, पब्लिक सड़कों पे निकली। इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में बड़े जलसे, और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया। ये है मई 2022। इस्लामाबाद का रुख किया, यहाँ पे तसादुम हुआ, यहाँ पर जो है वो आंसू गैस, शेलिंग, ये वो बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद इंतखाबात नहीं हो सके। इमरान खान साहब को चाहिए इलेक्शंस, ताकि इमरान खान साहब इलेक्शंस में वापस आए। ठीक है, इलेक्शंस की डेट इमरान खान साहब नहीं ले सके। उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब ने अपनी दूसरी तहरीक कुछ दिनों के बाद शुरू की जी। और उन्होंने कहा कि मैं रावलपिंडी आऊंगा खास दिनों में। मैं नवंबर के तीसरे अशरे में मैं पहुंचूंगा रावलपिंडी, और उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में अवाम शामिल होते गए साथ। उनका एक सिलसिला चला, रास्ते में उन पर कातलाना हमला भी हुआ, वो रुक गया। लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शंस की तारीख नहीं ले सके। इशू यह है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शंस करवाने हैं और इलेक्शंस में उन्होंने वापस आना है, ये टारगेट है ना इमरान खान साहब का। उसके बाद एक तीसरा मरहला शुरू हुआ, जिसमें इमरान खान साहब मजीद, उनके लबो लहजे में तलखी आई। पहले भी तलखी रही, बहुत ज्यादा तलखी रही, फिर उसके बाद भी तलखी आई। फिर इमरान खान साहब ने जो है वो आउटरीच किया, मुख्तलिफ आलमी, जो अमेरिका में कांग्रेसमैन और इधर उधर से, जाहिर है कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा करती हैं। और फिर उन्होंने भरपूर एक केस उन्होंने बनाया और अदालत की रुख किया जी। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट सकिन हो गई, सियासी मामलात में सक इन हो गई। लेकिन बतौर एक शहरी या मतलब एक तजियाकार के, उस सक इन होने का, अब आप तो ये बात कर सकते हैं कि जी सियासी मामलात को जाना ही नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं इसको इस नुक्ता नजर से देखता हूं कि अगर सियासी मामला ये ना जाता सुप्रीम कोर्ट में तो हमें पता ही नहीं चलता कि वहां हो क्या रहा है।
मतलब मुझे जिस दिन एतजाज़ ऐसा, ये तो पता था कि तो छोटा मोटा, जब ये फवाइज ईसा साहब का रेफरेंस आया था तो एक तलखी हुई बीच में, वो ख़त्म हो गई। लेकिन इस कदर तलखी और इस कदर यानी शक्ल नहीं देखना और बात नहीं करना, ये तो इन दिनों में अंदाजा हुआ। इन दिनों में पता चला कि एक तकसीम भी है सुप्रीम जी। कोर्ट में, और तकसीम क्या है, वो मतलब अनाओं का मसला हो गया है, कुछ ईगोस का, और दो बेंच हैं, दो ग्रुप्स हैं, क्या है खुदा जाने। हमने तो इस पर बात नहीं की, लेकिन हमें पता चला, ये मामला वहां जाने से पता चला। अगर फर्ज करें मामला ना जाता तो पता ही नहीं चलता। अब वो जनाब इसमें आ गए, सकिन हो गए, और मैं वो अपना फेवरेट लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, तो ही लग जाएगी, मगर बस वो एक लफ्ज़ है मेरा जिसके आखिर में सीन आता है, शुरू में डाल आता है, बस वो कुछ उधर भी वही हो गया। अब उसके बाद जो है वो एक फैसला हो गया। आतम तई वो था ना सवाल, एक पहले हंसे फिर रोए, बताओ क्यों, फिर हंसे फिर रोए, फिर क्यों 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 क्यों, उस तरह का कुछ। तो मसला ये है कि वो इमरान खान साहब पूरा भरपूर केस, एक तारीख ले ली उन्होंने, ठीक है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली कि इलेक्शंस की। और नहीं, इससे पहले उन्होंने क्या किया, एक बहुत जी। बड़ा कदम और उन्होंने इलेक्शंस तक जाने के लिए अपनाया। उन्होंने दो असेंबलियां तोड़ दी, उन्होंने अपनी दो असेंबलियां भी तोड़ दी, जी बिल्कुल। ठीक है, जो उनका बेस, यानी जहां पे उनकी पूरी हुकूमत अथॉरिटी और थी। उनकी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और सारी, परवेज इलाई साहब और खैबर पख्तूनख्वा, वो उन्होंने दो हुकूमतें तोड़ दी। और उन्होंने ये कहा कि मुझे, चूंकि इन्होंने कहा है, हुकूमत कह रही है कि जी ये असेंबलियां टूट जाएंगी तो उसके नतीजे में हम भी तोड़ देंगे। ये पता नहीं किसने इनको दरमियान में कहा, नाम इनके दोस्तों में जानता हूं जो जिन्होंने यहां से बात कही थी, कन्वे की थी, मगर उस वक्त मैंने, देखें उनका अपना मामला है, उन्होंने कहा जी वो आप तोड़ें, वो अगले दिन वो भी तोड़ देंगे। मैंने इनके जो वही जो मुज़ाकरात करने वाली टीम थी, गलती से हम तो हटो बचो चलते हैं ना, कि दरमियान में भाई दूर रहें, कि वो तो मैंने कहा यार, आप कहते हैं हाँ हाँ वो तोड़ देंगे यार, मैंने कहा यार तो पक्की बात है, हाँ तोड़ दें। उन्होंने कहा यार खान साहब तोड़े हम अगले दिन। मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जाओ, यकीन है आप? कहते हैं यार साहब हाँ हाँ वो खान साहब भी कह रहे हैं तोड़ देंगे, उनके पास अपनी भी इत्तला होती है खान सही। साहब के पास। मैंने कहा मुझे तो लगता है शायद ना तोड़ें, पूरा काम कुछ बीच में देख लो, मामला क्या वाकई तोड़ देंगे? मैंने कहा तोड़ देंगे। अच्छा जी तोड़ दी असेंबली। वो परवेज लाई साहब कहते रहे कि नहीं तोड़नी। जी। एक फटा पड़ा, गवर्नर रात तहफ़्फ़ुज़ात को रहे आ गया, उनके मुअत्तल हो बिल्कुल। गई असेंबली, टूट गई, बहाल हो गई, टूट गई बहाल, एक फटा पंजाब में, वक्त का ज़िया, पैसों का ज़िया, कौम का ज़िया। इमरान खान एक तारीख लेने में कामयाब हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच से। अब वो 4-3 2-3 उसको छोड़ दें आप, एक फैसला आ गया। अब फैसला आए हुए, यानी वो फैसला जो है वो आया, और आज की जो समात थी उसमें, वो जो समात चल रही थी तो वो रुकी, पर मौलाना फजलुर रहमान साहब आए। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक तो ये मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की जो शहादत हुई है वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बेशक और से। वो उसमें अभी मौलाना साहब से वैसे तो ताज़ियत की, लेकिन उनसे वैसे भी मतलब वो बहुत दुख में हैं उनके सारे साथी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, कई कोशिश की दरमियान में गुजरे कुछ अरसे में कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की राय लूँ इमरान खान साहब के बारे में। तो मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से ऐसे ही एक रोज़ पूछा कुछ अरसे पहले, मैंने कहा मौलाना साहब, खान साहब से आपकी क्या मसला है? तो अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, वो यानी आप ये समझ लें कि इस हुकूमत या इस अरेंजमेंट के राना सनाउल्लाह साहब से मैं उनको तशबीह दे सकता हूँ कि वो देखने में तो गुस्से में नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अंदर से वो मतलब नरम वो हाँ मिजाज है। नरम मिजाज है। तो वो जो है ना, वो राना, ये इनके साथ लतीफ़े और गपशप, और मौलाना साहब बड़े एक इनकी महफिल में। तो मौलाना साहब से मैंने कहा मौलाना साहब, खान साहब, तो मौलाना साहब संजीदा हो गए, कहते हैं यार ये इससे पूछो कि मुझे गाली क्यों देता है। मैंने तो इसको इसके बारे में, मैं तो जो एक सियासी रवायती जुमले होते हैं वो कहता हूँ कभी, और ये कि यहूदियों का एजेंट और फलाना और ये साजिश, वो तो कहता है ये भी करता रहता है। मैं इस तरह क्यों जलसों में करता है? तो ये मुनासिब नहीं है। तो
मैंने फिर कहीं खान साहब ने उसके बाद शायद काफ़ी अरसे से इस तरह का लफ्ज़ मौलाना साहब के बारे में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उस पे उसके अलावा मुझे मौलाना साहब के अंदर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। लेकिन मौलाना साहब ये था कि फिर वो कहने लगे कि अच्छा आप मुझे बताएं एक बात कि अगर आप जाके बात करें तो आपको यकीन है इस बात का कि खान साहब आपकी बात जो है वो कल सुन लेंगे या मान मैंने कहा जी मैं तो दरमियान में तो वैसे ही आपसे पूछा है कि आप क्यों, कहते नहीं ये इससे गालियां क्यों देता है, इससे पूछो। तो बज़ाहिर मुझे बहुत कुछ आप समझें कि कोई तलखी है भी और नहीं भी है, यानी बस वो अजब सा एक मामला है। लेकिन वो मतलब जब वो ग्राउंड पे ट्रांसलेट होती है ना, ये रहनुमा आपस में मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, अवतार पार्टियों में मिलते हैं, पार्लियामेंट में मिलते हैं, गपशप इनकी होती है, बैठे होते हैं सारे, लेकिन जब वो ग्राउंड जाते हैं ना अपने अपने वापस अपनी क़यादतों के पास, तो वहां पे हॉकिश एक सख्त उनको अपनाना पड़ता है, वरना उनकी जगह नहीं बनती। जो दरमियान में आया वो इसमें मुज़ाकरात में वो गड़बड़ कर गया, अदालत आई, आप देखें ना क्या हुआ है। अच्छा, अब तो इमरान खान साहब की ने वो तारीख हासिल कर ली। अब वो तारीख, ये इमरान खान साहब का तुर्क का पत्ता, क्योंकि इसके बाद हुकूमत जो है वो ये जो दिन है सारे आने वाले चंद दिन लंबा हो गया ना अब, यानी अब 14 तारीख को कहाँ पे इलेक्शंस हैं। फिर अदालत ने भी कह दिया आगे गुंजाइश निकाली जा सकती है, आप बातचीत करें। वो कहेंगे जी एक दौर हो गया मुज़ाकरात का, कुछ कल हमें एक हफ्ता और दे दें, वो अदालत कहेगी अच्छा एक हफ्ता और दे दें, ले लें आप, ठीक है, सियासी मुज़ाकरात होनी चाहिए। अदालत भी अपने आप को पीछे करेगी, क्योंकि वो जाहिर है कि अजीब सा मामला हो गया ना। फजलुर रहमान साहब ने तो माना ही नहीं, मानते ही नहीं। उन्होंने कहा अदालत को आपने अगर कहीं किसी जगह पे मुशावरत करवानी है तो अपनी अदालत में करवाएं, उन्होंने कह दिया। बड़ी सख्त चोट की उन्होंने, क्योंकि वहां पर ये खुल के सामने आ गया ना कि फाइज ईसा साहब जो है वो इत्तेफाक नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने अब क्या करना है, उनकी स्ट्रेटेजी अब सामने आने बाकी है, ठीक है। अच्छा, साथ ही अदालत ने कह दिया कि 14 तारीख के फैसले पे कायम है, 14 मई के फैसले। 14 मई के फैसले। हुकूमत ने क्या खोया या क्या पाया, ठीक है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का सामना ये नहीं कर सके। कोई मुतबादिल बयानिया नहीं बन सका, एंटी स्टैब्लिशमेंट जो कुछ था। एक आम तासुर ये कि इलेक्शन से फरार चाहते हैं, जो मर्जी कहते हैं तो जमहूरी जमात हैं, ये हैं वो नहीं। सबसे बढ़ के तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि नवाज शरीफ साहब की जमात बरसर इक़्तिदार थी और मियाँ साहब वापस नहीं आ सके अब तक। उनको पासपोर्ट जारी हुआ और कहा गया कि जी 2-2.5 लाख अफराद, ये कहा गया बाकायदा, ये मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मियाँ साहब को, जो बात कही गई 2-2.5 लाख अफराद इस लाहौर में आपका इस्तेमाल करेंगे जब आप लैंड करेंगे और आप बस तैयारी पकड़ें। और वो डिले होता गया, क्योंकि यहां पे सियासी मैदान पे इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सके। मुकदमात में रिलीफ नहीं मिली, एनआरओ के मुकदमात में रिलीफ नहीं मिली। वो किसी भी वक्त कहीं पर अचानक मुकदमे खुलेंगे और वो अपनी जगह वहीं से, और उसमें ऐड हो जाएगा ये पूरा दौर। सही। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इंसानी हकूक फलाना डिमांड, इनका ख्याल ये है कि फलां हमारे साथ हमारा कुछ नहीं होगा, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ हम जो मर्जी करते रहे। बहुत सारे काम इमरान खान खुद नहीं कर रहे थे, वो ये भी जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन जब बात करते हैं ये तो कहते हैं इमरान खान ने किया। हालांकि वो बहुत सारे काम, इमरान खान तो तर्जुमानों के इजलासों से उठते तो कुछ करते, अब वो कर रहे हैं ना रिवर्स इंजीनियरिंग, तो उनको ख्याल आ रहा है कि क्या हुआ मेरे साथ, ये तो 2019 से मेरे खिलाफ थे जो तो इनको भी बाद में अंदाजा होगा कि ये सारे इंसानी हकूक के इशूज, ये कत्ल हुआ केसेस वेसेस सारे गले इनके पड़ेंगे, सियासी हुकूमत के, ये अरेंजमेंट के, सबके। और मईशत बेहतर नहीं हो सकी। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के 1 साल आगे तक इलेक्शंस को ले जाने वाला मामला खत्म हुआ। 2 असेंबलियां तोड़ते ही खत्म हो गया था ना, वो तो 2 असेंबलियां नहीं है तो। और
ये अभी तक जो है सिर्फ चाइना का ही आज जो ज़र मुबादला के ज़खायर दिखाए जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ चाइना की तरफ से हुआ है, और फर्दर और कुछ नहीं। बाकी जो 9 अरब दिखाए जा रहे हैं वो तो बैंकों के दिखा के, जिसमें से वो क्या है गोरखधंधा, बहरहाल वो 2 ममालिक का अभी तक रुका हुआ है और गैप भी रुका हुआ है। और मरीम नवाज साहबा ने जो जलसे पहले किए उनको बाद में, क्योंकि जाहिर है कि वो इतने सारे मसाइल, खुद शहबाज शरीफ साहब भी बार बार कहते रहे ना कि हमें अंदाज़ा नहीं था मईशत का क्या हाल है, हमें अंदाज़ा ही नहीं था ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। तो उन्होंने क्या हासिल किया? कुछ नहीं। उन्होंने ये सारे मुकदमात ख़त्म करवा के इमरान खान साहब को सियासी मास शिकस्त दे के, सियासी मास, मुल्क की मईशत ठीक करके और इलेक्शंस के अंदर दोबारा जीतना था। ये उनका टारगेट था। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, मुकदमा खत्म होंगे, इमरान खान साहब का फितना को चल दिया जाएगा, फितना बकौल उनके को चल दिया जाएगा। इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ। और इतना बड़ा हर गुजरते दिन के साथ एक ढोल मईशत का, इसका उसका गले पड़ता जा रहा है। इसलिए वो भी गुस्से में, उन्होंने भी कुछ हासिल नहीं किया। खान साहब ने इलेक्शंस में जाना था, वो भी हासिल नहीं कर सके। दरमियान में जो आया, मतलब वजारत दिफा की पिटीशन, वो साइड पे अदालत ने कर दी, और फिर करने के बाद अदालत खुद अब क्या करेगी ये हम नहीं जानते। ठीक है, टोटल दबड़ूस हो गया है ना सारा सिस्टम ही पूरा जो है ना। ये देखें, मैं हमेशा बात ही कहता हूं ना कि पुरानी इमारत को जब गिरती है ना, तो आप नई बिल्डिंग के लिए उसको आप एक हद तक उस पर प्लास्टर और कीलें वीलें ठोक सकते हैं एक सिस्टम को। ये जो आपके हो रहा है ना पूरी दुनिया में, ओल्ड सिस्टम पुराने गिर रहे हैं, करेंसी, टेक्नोलॉजी, मतलब है कि एजुकेशन कैसे होनी है, ब्लॉक्स कैसे, इस पूरे सिस्टम में ये फिट नहीं हो रहा कहीं। जिस मुल्क में यही ना पता होगा इलेक्शन का तारीख का ऐलान कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन का पैसे ही नहीं है। मतलब अदालत कह रही है आप मुज़ाकरात करें, पहले वो कह रहे हैं आप हमारी बात सुन लें, वो 3 जज साहिबान ने कहा नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, फिर अदालत के लिए बुलाएं, वो नहीं जा रहे। अजीब एक कहते हैं ना, एक बना हुआ सिलसिला, और इसी में से निकलेगा मुल्क। ये लर्निंग है। ये मैंने आपसे, अच्छा ये होना था, मैं कहता था ना इमरान खान के जाने के ब्लैक होल में फंस जाएंगे, सारे ब्लैक होल में फंसे, लेकिन फिर उसमें से निकलेगा ना मुल्क ने तो निकलना है इंशाल्लाह। हमने तो सबने निकलना है ना, आगे हम निकल जाएंगे। लेकिन लर्निंग आप देखें ना, इसमें लर्निंग कितनी हुई है कि अदालतों के अंदर भी ये सूरत हाल है, अल्लाह की पनाह। और वो वजारत दिफा की पिटीशन गई, उन ब्रीफिंग्स के बाद उनको अदालत ने साइड पे कर दिया पिटीशन को, और उन्होंने कहा हम सुनेंगे। उसके बाद खुद भी वो फंस गए बीच में। अब वो कैसे निकलेंगे, क्या रास्ता होगा? अच्छा ये अब ऑल पार्टीज कौन पे, यहां हर इलेक्शन तो होना है ना, हुकूमत देखें। अच्छा और सबसे बड़ा एक और मसला, निगरान हुकूमतें रहेंगी। उस पर मैं तवक्को कर रहा था कि आज उसके बारे में कह दिया जाएगा कि निगरान हुकूमतें तहलील हो जाएंगी वो। लेकिन अदालत का जो फैसला है वो ये कि अब हम 27 तारीख, जब तक इंतखाबात नहीं होते, नहीं 27 तारीख को समाअत होगी, तो ये उसमें तो निगरान हुकूमतें, वो तो निगरान हुकूमतें अपनी जगह मौजूद हैं, उनके बारे में अदालत ने कुछ नहीं कहा ना, तो वो तो मौजूद हैं। इस फैसले में इन्होंने ये भी कहा था ना निगरान हुकूमतों को खत्म किया जाए, वो तो हैं अपनी जगह रहेंगी दोनों सूबों की। अब आप कहते हैं गैर आईनी है, गैर कानूनी, अदालत ने तो नहीं कहा। और शहबाज शरीफ ने आज जो बात की, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइन को बनाना पार्लियामेंट का काम है, उसकी तशरीह करना अदालत का काम है। रीराइट ना करें, दोबारा आइन तहरीर ना करें, तशरीह करें। ये बात दुरुस्त है। आइन बनता पार्लियामेंट में, उसकी तशरीह के लिए लोग अदालत के पास जाते हैं कि एक मिनट ये जरा देखें कि इसकी वजाहत फरमाएं। लेकिन यह है कि जो मैंने कल भी बात की थी कि वो तो सियासी शख्सियात, सिराजुल हक साहब जो हैं, अब सिराजुल हक साहब जो हैं इंतहाई अच्छी नीयत के साथ वो आए। क्या सिराजुल हक साहब जो हैं वो इमरान खान और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिठा सकते हैं एक जगह, गुजारिश ही कर सकते हैं ना, वो एक अच्छा प्रपोजल लेकर आए। लेकिन ये शख्सियात तो, आपने जवाब फिर देखा उसके बाद फजलुर रहमान साहब की तकरीर और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, तो ना उधर हासिल है ना उधर हासिल है। ये एक खसारे का एक सब लोगों ने ये जो मिल के ना ऊपर जो हमारे अकाबरीन ने, इसमें मुल्क फंसा हुआ है और इसमें रियासत फंसी हुई है, अवाम फंसे हुए हैं इसमें, मईशत। वो कल अचानक एक खबर आ गई रात को
अजीब व गरीब प्रपोजल एक बन रहा है। मेहताब हैदर साहब की ने बताया कि जनाब वो एक प्रपोजल बन रहा है कि 75 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाएंगे, 800 सीसी गाड़ियों से ऊपर और बढ़ा देंगे। वो भाई करोला है किसी के पास, कोई अच्छा किसी वो 1970 की गाड़ी भी है, 1980 का मॉडल भी है, तो उसको भी जो है वो 75 रुपए फी लीटर ज्यादा देना पड़ेगा। यानी जिसके पास जो भी गाड़ी है उनको ज्यादा देना पड़ेगा, नई गाड़ी वालों को कम देना पड़ेगा, उनसे लेकर उनको दिए जाएगा। पॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर? मतलब यहाँ पे जो आपके कंटेनर्स चल रहे हैं और आपके ट्रक और ये और वो सारे, मतलब आप कहाँ पे, ये क्या फार्मूला? ये तो इसको बहरहाल ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ईद के बाद भी पॉसिबल भी है। पहले भी एक दफ़ा ये बात हुई थी, पॉसिबल भी है। लेकिन आप देखिए ना कैसे कैसे ख्यालात आते हैं दिमाग में। बहरहाल आपसे सवाल ये है कि अब मफाहमत की बात अगर सियासतदान नहीं कर रहे, सियासी लीडर्स नहीं कर रहे, और जब कोई इंटरवीन करता है इदारे या शख्सियत, इदारे इंटरवीन नहीं कर, नहीं, देखें मेरी बात सुने। बात यह है कि एक टोटल सिस्टम कोलैप्स है। एक होती है ना दवाइयां, दवाइयों की एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है? अब वो एक्सपायरी डेट की दवाइयां पड़ी हुई हैं, उनको एक्सपायर हुए भी पता नहीं कितने मुद्दत हो गई है, वो पड़ी हुई हैं। अब छापा किस दिन पड़ेगा या वो किस दिन किसको ख्याल आएगा कि इसको खुद फेंक दें मोटा, ये सिस्टम कोलैप्स है, टोटल कोलैप्स है। तौहीन अदालत हुई जा रही है। वो कह रहे हैं तौहीन अदालत हो गई, वो अदालत कह रही है कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो कह रहे हैं आप ये करें, उधर तो कह रहे हैं पैसे नहीं है। 27 तारीख को, अच्छा वो उधर से भी वो इलेक्शन कमीशन भी आराम से आज रात तक कागजात नामजदगी जमा करवाएं तारीख, वो पैसे ही नहीं है आगे। बस यार पैसों का फैसला होना है। इमरान खान साहब ने टिकट जारी कर दिए हैं, फैसला होना है 27 को समात होगी। वो जनाब कई लोग नाराज हो गए, हमें टिकट नहीं मिला। तो अब मसला ये है कि क्या खोया मुझे तो इसमें नेट लॉस लग रहा है। उसकी वजह यह है कि मुकदमात, डील्स, सिस्टम, इलेक्शन में तो जाना है इनको सब, और ये भी पता है कि अनाओं के इश्यूज हैं, सब दो दो कदम पीछे हटाएं। अब ये घिसा पिसा सा जुमला लगता है, और ये आपस में इनको कोई बिठाए, कौन बिठाए? इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो इनसे बात नहीं करूंगा, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। जी, आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम इस वक्त तैयार नहीं है पीडीएम से बात करने। पीडीएम भी वैसे जब हुकूमत में आने से पहले सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करती थी, तभी आई है। मतलब नहीं, वो कहते हैं नहीं, इमरान खान साहब को पता है ना, वो कहते हैं यार इसकी ये कैसे, इनकी क्या वो है। मैं तो एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट बात करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कह रही है हम तो नहीं बात कर रहे, दरमियान में हम क्यों आए बीच में? सर जब आए थे तब भी इनको मिला था, नहीं, आप जरा तसव्वुर करें ना, इस खबर आए कि ये मौजूदा माहौल में फर्ज करें, एक खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट की कुछ शख्सियात ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। पहले तो होता था ना, इमरान खान साहब कहते थे कि मुझसे पूछ के मिल रहे हैं। वो याद करें, इमरान खान साहब कहते थे मुझसे पूछ के, परमिशन लेके वो मिलते हैं जाके बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब से, बाजवा साहब। ये ऑन एयर पूछा है उन्होंने इंटरव्यू, मौलाना साहब से मुझसे पूछ के मिलते हैं। अच्छा, अब लेकिन फर्ज करें आज के माहौल में खबर आ जाए तो मुझे बताएं, वो तो जाहिर है इमरान खान साहब से पूछ के मिलते थे ना, तो वो आपके ख्याल से शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे, नवाज शरीफ साहब फिर फजलुर रहमान साहब से पूछेंगे, फिर वो कहेंगे ऐसे जाओ मिलो जाके, हम बैठे हैं आराम से। वो भाई मसला ये है कि वो साइट पे, वो इस्टेब्लिशमेंट साइट पे उन्होंने गुजारिश करने की कोशिश की, वो अदालत खुद भी पहुंची। अब इसमें से कैसे निकलेंगे? मैं सिर्फ इसमें ये सोच रहा हूं कि अवाम के इश्यूज बिल्कुल कुछ और हैं सर, और उसके साथ इनका किसी का कोई लेना देना नहीं है। इन हंगर गेम्स का अवाम के साथ कोई लेना देना। ठीक है डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब के हाथ से ये 14 मई की तारीख निकल गई ना, जो गुंजाइश वाली, जो इनकी पार्टी ने कह दिया कि हम मिलकर दरमियान में देखते हैं जी। तारीख बड़ी मुश्किल से मिली है, जो निकल गई है, 105 दिन, और ये तो हो गए ना 90 दिन से ऊपर। आज ही टूट जाएगा, रात को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। ये तारीख दोबारा मिलना जो है ना जी, ये बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब ने। सर बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। उनसे चल नहीं रहा, ये आ नहीं पा रहे। ठीक है, बात करते हैं डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ रहिए। मेरा मूड नहीं है कुछ संभालने का, इशू क्या मुल्क 12 लाख को कमाने।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए हैं कि ईद से पहले ही मुज़ाकरात होने चाहिए, इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से, और कह रहे हैं कि सर पर बंदूक रख के मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। देखें जी, एक तो चांद नजर नहीं आया, अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए, रमज़ान के दिन हमारी सबके गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे प्यारे जो नहीं है दुनिया में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और इबादत जितनी लोगों ने रमज़ान में की उनकी इबादत कबूल फरमाए, और यानी हफ्ते के रोज़ इंशाल्लाह ईद होगी। पहले इतने दौरे लपे पड़े हुए हैं, तो मतलब है कि थोड़ा सा इस पर मतलब हुकूमत वक्त से सारी उसमें जितनी सियासी जमातें हैं, इमरान खान साहब, अदालत, इस्टेब्लिशमेंट, तो पहले रोरे लपे कम है कि 2 खुतबे करवाने एक दिन में, तो अच्छा है कि चांद नज़र नहीं आया, सब इस पर भी ठीक है। आपको पता है ना, बड़ा इसके ऊपर एक है, काफ़ी एक बात कही जाती है कि 2 जुम्मे हो जाएं तो बड़ा, हाँ तो भाई खुद जुम्मा और ईद का तो पहले कम है रोले रप पे, तो 12 अब एक तो ये हो गया, तो ये यहाँ ये अच्छा देखें आप क्या होता। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब अभी भी वही मसला है कि वो 14 मई का फैसला अपनी जगह मौजूद है, वो कभी एक से पढ़ते हैं, उसको दूसरा लॉयर पढ़ता है, तीसरा पढ़ता है, ये फैसला क्या है, उसको हमारी राय में तो ये हो गया, उधर से वो खुशियामन, उधर वो खुशियामन, ये फैसला अपनी जगह है, मतलब वो अदालत का जो फैसला है वो अपनी जगह मौजूद है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, मगर 14 मई को क्या होंगे, मतलब 14 मई को क्या होगा, मतलब कुछ होंगे, और इसी दौरान मुज़ाकरातों के हम तो नहीं कर रहे मुज़ाकरात, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, यकीन दहानी करवाइए, फारूक नाइक साहब उस दिन बीमार हो गए, कुछ हो गया भाई फारूक, बाकी एक अजीब सा है कुछ मामला जो है ना, तो एएनपी कह रही है, उन्होंने कह दी, मौलाना साहब ने भी कह दिया, पीडीएम के सरबराह, और शहबाज शरीफ साहब भी, उनकी भरपूर ख्वाहिश है इस वक्त, मुझे किसी ने बताया बल्ला जाए, वो कहते हैं किसी तरह नहीं हमें निकालने हैं इस वक्त, हम जाएं, मतलब एक वो कि भाई अदालत से निकाले गए और ये हो गया वो हो गया, तो अदालत वो रिस्ट्रेन दिखा रही है, मगर रिस्ट्रेन दिखाते दिखाते अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही। ये भी तो बहुत बड़ा इशू है ना कि फैसला कर दिया और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। एक दफा ना चीनी की कीमतें इतनी होंगी कल से, और वो नहीं हुई, ऐसे फैसले करने नहीं चाहिए, वो अजीब सा हुआ। अब सोचिए ना, बाद फैसले बड़े सोच समझ के, मतलब कल ईद होगी, कैसे मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने कह दिया ईद तो नहीं है, चांद नजर नहीं आया। फवाद चौधरी साहब ने एक दफा वो तो छोड़ देना उस बात को, अदालत फैसला कर देना, देखें बात चीजों पे नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो सकती ना, कल ईद होगी, वो कहेंगे कि ईद तो नहीं, चांद नजर नहीं आया। तो फवाद चौधरी साहब की जो साइंटिफिक कैलेंडर था, वो तो मुझे नहीं पता क्या बना उसका, उन्होंने बनाया था, एक कोशिश उन्होंने की थी, जाने वाले थे डॉक्टर नहीं खला में तो हम ऑलरेडी हैं, खला में हम, हाँ वो था उनका प्लान जाने का, लेकिन फिर उनको बाद में पता चला कि वो खला में इसलिए नहीं जा सकते कि वहाँ पहली खलाई मखलूक मौजूद है। यहाँ पे मौजूद थे सर खलाई मखलूक? नहीं, खलाई मखलूक हर जगह होती है, हाँ खला में छोड़ के वो हर जगह होती है ना, खलाई मखलूक है ना, तो वो खला में जाने का सोच रहे थे, खला में से उन्होंने टक करके उन्होंने कहा अच्छा हमारी टेरिटरी में, मतलब वो भी हमारी टेरिटरी, ये हमारी टेरिटरी, तो इधर घुसने की कोशिश कर रहा था, उधर से उधर पूरी हुकूमत। एनीवे मसला ये है कि, और ये तो अजीब सी है, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या होगा, ये अल्लाह जानता है 27 तारीख को। लेकिन मैं आपसे बात ही कह रहा था, अच्छा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से आज जो वजारत खारजा की तरफ से बात हुई, ये है 4 से 5 तारीख को गोवा में, इंडिया जी, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना ने जिसका, यानी चाइना का ये बनाया हुआ ब्लॉक है, अभी तक ये कोई मिलिट्री ब्लॉक नहीं है, ये ध्यान में रखें, ये इकॉनमी है, चाइना इकॉनमी के साथ आगे बढ़ रहा है दुनिया में, इकॉनमी, मुआहदे, अमन, एग्रीमेंट सारे, और इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है, जैसे G7, G20 सारे मुल्कों की रोटेट करती है, तो इस साल इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और ये वुज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद एक सरबराहान की कॉन्फ्रेंस भी होनी है, और वजीर दिफा तो नहीं गए उसमें, एक कॉन्फ्रेंस जो भी थी उसमें तो नहीं गए, लेकिन वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस है, और उसमें जो भारतीय वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्होंने चाइना के वजीर खारजा को भी बुलाया, तो इस बात के इम्कानात हैं अभी तक जो मैंने चेक किया कि चाइना के वजीर खारजा भी इंडिया पहुंचे, फोरम उनका है ना, मतलब फोरम ही उनका है, तो वो कैसे, मतलब बाकी उनके सारे अराकीन पहुंच रहे हैं, तो वो चाइना का अपना फोरम है,
तो प्रिंसिपल स्टांस सबके अपनी अपनी जगह पे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वो वहाँ पे बाली में इजलास हुआ तो वहाँ पे बाइडेन भी पहुंचे हुए थे और शी जिनपिंग भी पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बाद कशीदगी और बढ़ गई, वापस गए तो वहाँ गुब्बारे आ गए निकल के, ठीक है, चाइना के। उन्होंने कहा, चाइना ने कही कौन से गुब्बारे हैं भाई, तो वो टेंशन और बढ़ गई। तो वो ये, लेकिन ये फोरम्स हमेशा मदद देते हैं कि एक बर्फ पिघलती है, आप एक वन ऑन वन। बिलावल साहब की और जयशंकर साहब की मुलाकात हो चुकी है कई फोरम्स पे हालिया दिनों में, लेकिन इंडिया का ये पहला दौरा है किसी वजीर खारजा का 2011 में, हिना रब्बानी खर के बाद। सही, हिना रब्बानी खर साहब गई थी 2011 में, और 2014 में पाकिस्तान का और कोई लीडर अगर आप कहें तो 2014 में जब नवाज शरीफ साहब गए थे मोदी साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब में। उसके बाद कशीदा ताल्लुका, तो पुलवामा 2019 से आगे पीछे। तो ये यहां जाना अच्छा इस अंदाज में है कि ये चाइना का फोरम है और बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं फिर ऐसे मौके पे ना, साइड लाइन पे मीटिंग्स होती हैं। चाइना क्या बात कर रहा है, बाकी मुल्क क्या बात कर रहे हैं, ईरान क्या बात कर रहा है वहाँ पर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो क्या बात कर रही हैं, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है ना, इसमें ईरान भी आ गया, सऊदी अरेबिया आना चाह रहा है। ये एक बड़ा फोरम है चाइना का। एक ही फोरम अगर बना है चाइना, टोटल चाइना, तो वो SCO है, या किसी हद तक ब्रिक्स जो कि अब खत्म हो गया, उसका मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें से तो ब्राजील भी अभी होकर आए हैं, डीसलवलोला जो है, तो वो तो बड़ा कामयाब विजिट था। वो तो करेंसी की अलग बात करें चाइना के साथ, तो ब्रिक्स ऑलमोस्ट, उसमें इंडिया फिट नहीं है कहीं, या शायद हो जाए ब्रिक्स में कहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फोरम है। इसके लिए लोग भाग रहे हैं कि हम SCO के मेंबर बने, कई मुल्क लाइन में लगे हैं और वो बन जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये दौरा जो है अब ये बर्फ पिघलेगी दोनों में, क्या बातचीत होती है, कैसे मामला आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात होनी ज़रूरी है, और उसमें ये देखना है कि क्या उसमें क्या एक अच्छा है, बर्फ पिघल रही है दोनों में, और वहाँ से फिर क्योंकि चाइना क्या स्टांस लेता है वहाँ पे वो। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यानी आप देखें कि जब जंग भी हो रही होती है तो बातचीत हो रही होती है मुल्कों की, बैकडोर राब्ते होते हैं, DGMO जंग छिड़ी होती है तो DGMO राब्ते में होते हैं ना दोनों मुल्कों के, कि भाई एक मिनट हट जाओ, ये न्यूक्लियर तक ना जाए मामला, ठीक है, मतलब एक हद तक ही होता है ना, मतलब ऑल आउट वॉर तो मतलब बहुत ही खौफनाक है ना। तो मतलब ऑल आउट वॉर हुई भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो एक जगह तक रुकी है, उससे आगे नहीं बढ़ते। तो इशू ये है कि वो अब ये कैसे सफारती महाज पे कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, कश्मीर पे क्या इश्यूज हैं। चाइना नया ब्लॉक दुनिया में जन्म ले रहा है, इंडिया में भी मुख्तलिफ सोच जन्म ले रही है इस वक्त, और पुलवामा का मसला नहीं पुलवामा का तो वो तो अजीब एक तमाशा हो गया ना, जो उनके खुद साबिक गवर्नर वगैरह बोले हैं, वो तो बहुत सारे मसाइल। इंडिया में भी सोच ये पैदा हो रही है ना कि ये जो दुनिया है जो मल्टी पोलर या की तरफ एक जा रही है, जहाँ पे यूरोप भी खड़ा हो रहा है, जहाँ पे मशरिक वस्ता में ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती चाइना ने करवा दी है, ठीक है, जिसका नेट जिसकी वजह से शदीद परेशानी जो है वो तो इसराइल में पाई जाती है। मुज़ाकरात हो रहे हैं और आगे तेजी से बढ़ रहे हैं हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के। और इस मरहले पे यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि ईरान सऊदी अरेबिया अगर करीब आते हैं और आ रहे हैं काफ़ी हद तक, तो इसका मतलब ये है, और बशारुल असद के ऊपर भी अब तनकीद ख़त्म हो गई, वो भी मई के अंदर अरब लीग के इजलास में शरीक हो जाएंगे, अभी तक जो मेरी बात हुई है, और हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, आप तसव्वुर करें कि हमास जो कि सुन्नी एक जमात है, और उसके अलावा जो है उन फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो कि सुन्नी है, फ़लस्तीनियों की मेजॉरिटी या तकरीबन सारे ही, मैं तो जब भी मिलाऊँ तो सुन्नी हैं होते हैं वो हमारे, और हिज़्बुल्लाह जो कि अहले तशी हैं, लेकिन उसमें तो इसमें हिज़्बुल्लाह का एक डेलीगेशन भी सऊदी अरेबिया का दौरा कर सकता है इन्हीं दिनों। जी हमास सऊदी अरेबिया, हमास और हिज़्बुल्लाह एक साथ थे ना, अभी तो बैरूत में एक साथ थे। तो जब ईरान सऊदी अरेबिया का मामला खत्म हो रहा है तो वो उधर भी, तो अब इसराइल के लिए परेशानी है, एक बहुत परेशानी। इब्राहिम अकॉर्ड्स तो गए, लेकिन जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ईरान के लिए एक नया मसला खड़ा हो रहा है, और ये कि आज़रबाईजान से वो तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए। नक्शे में आप देखें, ये ईरान का शुमाल है। इसराइल जो है वो कुछ 30 साल के बाद उनके वजीर खारजा
जो है वो तुर्कमानिस्तान पहुंचे हैं। ये अगर आप नक्शा देखें तो उस नक्शे में आपको बिल्कुल नॉर्थ में नजर आएगा, जो है वो यानी ईरान के, हाँ बिल्कुल शुमाल जो है ना ईरान का, उसमें आपको नजर आएगा तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, ईरान है पूरा, और अजरबैजान के साथ तो टेरिटोरियल प्रॉब्लम है। कैस्पियन सी के ऊपर एक बड़ा मसला चलता है। तो यहां पर तुर्कमेनिस्तान में सफारत खाना खोलने जा रहा है इसराइल, अपना सफारत खाना खोलने जा रहा है। तो वहां पे पहुंचे हुए, तो ये ईरान की तरफ से आज बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है कि हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, ये तेहरान टाइम्स के अंदर जो है ना कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो 14th एडिटोरियल के सोइंग मिसचीफ ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर्स, तो यहाँ पे, और टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि जी फॉरेन मिनिस्टर कोहन हेडिंग टू तुर्कमेनिस्तान टू ओपन एम्बेसी, 15 मील दूर है, सिर्फ 15 माइल्स ईरानियन बॉर्डर से, वहां पे एम्बेसी कायम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है रीजन के अंदर। अच्छा, अब यहां पर जो इशू है, अच्छा सूडान का फड्डा बढ़ गया, और सूडान का जो फड्डा है वो इसलिए बढ़ गया है, देखें कि सूडान में यानी अच्छा कहीं उमर बशीर को गिरा के तो एक सिविलियन गवर्नमेंट आनी थी। उमर बशीर साहब ने, एक उनकी फौज है, एक वो मलेशिया है जिसने उनकी मदद की दारफोर के अंदर, उसको उन्होंने पैरामिलिट्री बना दिया। वो ज्यादा मजबूत हो गए, ज्यादा स्ट्रांग हो गए, क्योंकि वो सरकारी फौज नहीं थी, वो पैरामिलिट्री थे। तो जनरल जो हमीती हैं, उन्होंने ये यमन के अंदर भी अपने लोग भेजे, वो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक साख बनी कि भाई दो हैं, मतलब हर जगह वो ट्रैवल करते रहे। अच्छा, अब यहां पे इशू ये सारा कि इसमें जो यूएई और रशिया, ये इल्जाम लगाया जाता है कि जो वैगनर ग्रुप है, और ये मैं यहां पे टर्की का डेली सभा कोट कर देता हूं ना, कि फुटप्रिंट्स ऑफ रशियन वैगनर ग्रुप ऑन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको सूडान में बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं वो वैगनर ग्रुप। अच्छा, वैगनर ग्रुप ने आज सरकारी तौर पर इसकी तरदीद की है कि हम कोई मुलव्वस नहीं है इसमें, और वो हम दिखा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वैगनर ग्रुप का ये 8वीं जो स्लाइड है ना, रशियाज प्राइवेट वैगनर ग्रुप डिनाइज इट्स ऑपरेटिंग इन सूडान, तो उनकी तरदीद भी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आना भी जरूरी है वैगनर ग्रुप का। लेकिन ये वैगनर ग्रुप जो है ये बहुत एक्टिव है दारफूर के अंदर, उन तमाम इलाकों में सूडान के अंदर बहुत ज्यादा सोने के जखायर हैं। फिर सूडान की इंपॉर्टेंस ये है कि एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है वहां पे, ग्रैंड, ये जो आप इसको सिर्फ नक्शे में देखें ना, ये अगर हम मैप दिखाएं जरा, तो ये ग्रैंड इथोपियन रेनिसेंस डैम ये बन के, और ये जो ब्लू, यानी मैंने आपको बताया ना कि दरिया नील शुरू होता है सूडान से, एथोपिया से शुरू होता है, फिर सूडान आता है, फिर उसके बाद जाता है। 96% आबादी जो मिस्र की है वो तो दरिया नील के किनारे पे रहती है, पानी उसका निकल के आता है एथोपिया से, फिर गुजरता है सूडान से, फिर जाता है मिस्र। तो जनरल बुरहान को सपोर्ट कर रहा है मिस्र जी, इजिप्ट सपोर्ट कर रहा है जनरल बुरहान को, रशिया और यूएई सपोर्ट कर रहे थे जनरल हमदान को। अब देखने के कौन सक्सेस आता है। लेकिन क्या हुआ कि वहां पे इजिप्ट ने अपनी फौज भेज दी, जनरल बुरहान, उन्होंने, इजिप्ट ने कहा कि हम तो एक्सरसाइजेस के लिए भेजी थी। इन्होंने, पैरामिलिट्री वालों ने इजिप्ट की फौजियों को पकड़ लिया, हम यहाँ पे मीडिया कोट कर दें, उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ पर एक्सरसाइजेस के लिए आए थे। ठीक है, ये डेली इजिप्ट आज कह रहा है, स्कूप, Egypt gives Houthis forces 72 hours to ultimatum to return all Egyptian troops from Sudan or else, वापस करो सारे लोग। और फिर उसके बाद जो है वो, अब ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि इन्होंने उनके लोग पकड़ लिए, और लोग पकड़ने के बाद वहाँ पे उनकी बाकायदा तस्वीरें वगैरह दिखाई, और फिर उसके बाद वो, तो जनरल हेमिती ने लोग कैप्चर कर लिए। और खतरा इस बात का है कि कहीं वो जनरल बुरहान जो हैं, जो कि प्रो इजिप्ट हैं, वो कहीं इनके साथ रशिया और बाकी, अच्छा यूएई और रशिया, यूएई मेरे ख्याल से अब इन मसलों में नहीं है, यूएई ने तो यमन से भी फौजें निकालनी थी और उधर भी। लेकिन जो ये जनरल हमीती हैं, इनके साथ हफ्तार हैं, सही, वो हफ्तार लिबिया वाले वो असला दे रहे हैं इनको। ठीक है, लिबिया में भी तो फड्डा है ना, लिबिया के बॉर्डर साथ हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात खलीफा हफ्तार जी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह।